हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मिशन दिसंबर जीआरएफ 2024 अर्थात दिसंबर में होने वाले नेट का एग्ज़ाम की हम लोग तैयारी ज़ोरों शोरों से करने वाले हैं। मुझे बहुत सारे काम होने के कारण मैं कोचिंग में जा कर के पढ़ाने के लिए अवेलेबल नहीं हूँ, इसलिए मैं आप लोगों को नोट्स एक तैयार करके दे रहा हूँ, जिसको मैं पूरी अच्छी तरह से एक पढ़ाने के तरीके से आप पूरा मुझ पे विश्वास करिएगा। 100% मैं दावे के साथ कहता हूँ कि मेरा नोट्स 100% आपके लिए लाभदायक होगा। बस केवल मैं एक एक टॉपिक को आपको समझा भी रहा हूँ। तो जहाँ तक मैंने आपको बताया था शिक्षण की विशेषताओं में मैंने आपको बताया था कि शिक्षण एक सामाजिक प्रक्रिया है, जबकि अधिगम व्यक्तिगत प्रक्रिया है। यहाँ तक मैंने आपको बता दिया था। अगर आपने मेरा पहला वीडियो नहीं देखा है तो जा करके देख लीजिएगा, और उसमें अगर आपको एक आध पॉइंट और ऐड करना होगा तो आप ऐड कर लीजिएगा। शिक्षण एक सामाजिक प्रक्रिया है और अधिगम एक व्यक्तिगत प्रक्रिया है। तो यहाँ पर मैं आपसे अगर एक प्रश्न पूछूं कि क्या शिक्षण के लिए हमेशा अधिगम उत्तरदायी होता है कि नहीं होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आप क्या बता सकते हैं कि मैंने कहा कि शिक्षण एक सामाजिक प्रक्रिया है और अधिगम एक व्यक्तिगत प्रक्रिया है। और एक बात मैं आपको बता देता हूँ कि शिक्षण हुआ है तो अधिगम होगा, किंतु अधिगम सदैव शिक्षण से होता है आवश्यक नहीं। देखिए, आपको मैं बता दूं कि शिक्षण हुआ है तो अधिगम होगा। शिक्षण अगर आप कोई भी चीज़ पढ़ रहे हैं तो वहाँ पर अधिगम होगा, लेकिन अधिगम सदैव शिक्षण से हो यह आवश्यक नहीं है। एक बात आप लोग जान लीजिएगा। तो मेरे प्रश्न का जवाब दीजिए आप लोग कि बिना अधिगम का शिक्षण हो सकता है, सत्य या असत्य? जवाब दीजिएगा, बताइए। बिना अधिगम का शिक्षण हो सकता है, बिना अधिगम का शिक्षण हो सकता है? इस प्रश्न का जवाब मुझे कमेंट में चाहिए। अब हम लोग चलते हैं अच्छे शिक्षक के गुण। हम लोग देखते हैं कि अच्छे शिक्षक के गुण क्या क्या होते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आप लोगों को, अच्छे शिक्षक के गुण। यहाँ पर दिखाई भी नहीं देगा। अच्छे शिक्षक का गुण हेडिंग डालेंगे। एग्जाम में आ सकता है कि अच्छे शिक्षक के गुण क्या क्या हो सकते हैं, अच्छे शिक्षक के गुण क्या क्या हो सकते हैं। तो एक बात मैं आप लोगों को बता दूं कि सबसे अगर महत्वपूर्ण पॉइंट होता है तो जो अगर किसी अच्छे शिक्षक के लिए सबसे बड़ा जो गुण होता है विषय की विशेषज्ञता, विषय की विशेषज्ञता। यहाँ पर अगर मैं पहला पॉइंट लिखूँ तो पहला पॉइंट जो होगा विषय की विशेषज्ञता, विषय की विशेषज्ञता, विषय की विशेषज्ञता सबसे बड़ी पॉइंट होना चाहिए। देखिए, उसके बाद उस शिक्षक के अंदर अनुशासन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अनुशासन। दूसरे नंबर पे अगर कोई आता है तो अनुशासन होना चाहिए। शिक्षक के अंदर क्या होना चाहिए? अनुशासन होना चाहिए। एक बात जान लीजिए आप लोग, अनुशासन होना चाहिए। अगर मैं तीसरे पॉइंट की बात करें तो संप्रेषण कला होना चाहिए। क्या होना चाहिए? संप्रेषण की कला होनी चाहिए। संप्रेषण की कला होनी चाहिए। अब बात करेंगे हम लोग होनी चाहिए तो संप्रेषण क्या होता है, संप्रेषण क्या होता है इसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि संप्रेषण क्या होता है। कहने का मतलब संचार कला होता है। क्या होता है? संचार कला। इसके बाद मैं आपको बता दूं तो एक सक्रिय श्रवणता होना चाहिए।
चौथा पॉइंट, एक सक्रिय स्वर्णता होना चाहिए। एक सक्रिय श्रवणता होना चाहिए। एक सक्रिय श्रवणता होना चाहिए। श्रवणता का मतलब होता है कि एक अच्छा श्रोता होना चाहिए। अनुकूलन क्षमता होनी चाहिए। क्या होना चाहिए? अनुकूलन क्षमता होना चाहिए। अनुकूलन क्षमता का मतलब क्या होता है? मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को यह समझ में आ रहा होगा। अनुकूलन क्षमता क्या होता है? एक अलग बुद्धि होनी चाहिए। उसके पास किसी भी टॉपिक को समझाने का एक अच्छा तरीका होना चाहिए। अनुकूलन क्षमता होनी चाहिए। अगर उससे उस विषय के बारे में यदि कोई भी चीज़ पूछा जाए तो एक एक चीज़ को वह सही तरीके से बता सके। कक्षा प्रबंधन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कक्षा प्रबंधन होना चाहिए। कक्षा प्रबंधन मतलब प्रबंधन कि कक्षा को वह किस प्रकार से मेंटेन करता है। अगर आगे बात करें हम तो अच्छा प्रबंधन होना चाहिए। सहयोग होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सहयोग। एक अच्छे अध्यापक का यह भी गुण होता है सहयोग। मतलब वह एक दूसरे का मतलब बच्चों का सहयोग करे, एक दूसरे का सहयोग करे, तो यह क्वालिटी उस शिक्षक के अंदर होना चाहिए। इसके बाद मैं आप लोगों को बता दूं कि रचनात्मक एवं इसमें अगला पॉइंट रचनात्मकता होनी चाहिए। रचनात्मकता होनी चाहिए। रचनात्मकता का मतलब होता है कि उसमें किसी भी टॉपिक को समझाने के लिए एक अलग धारणा होनी चाहिए, जिसके से क्या करे वह किसी अन्य चीज़ का एग्जाम्पल दे करके उस बच्चे को टॉपिक समझा दे। उसके बाद अगला पॉइंट समानुभूति होनी चाहिए। क्या होना चाहिए? समानुभूति होना चाहिए। क्या होना चाहिए? समानुभूति होना चाहिए। मतलब समान अनुभूति, समान समझ होना चाहिए। मतलब समानुभूति का मतलब समान अनुभूति और समान समझ होना चाहिए। संलग्नता होनी चाहिए। क्या होना चाहिए? संलग्नता होनी चाहिए। संलग्नता होनी चाहिए। और 11वां पॉइंट जो है आपका होगा विकास पर ध्यान देना होगा। विकास पर ध्यान, विकास पर ध्यान। एक अच्छे टीचर का ये भी गुण है कि विकास पर ध्यान दे। और उसके बाद आजीवन सिखाना, यह भी एक अच्छे टीचर की क्वालिटी है। आजीवन सिखाना एक अच्छे टीचर की क्वालिटी होती है। उसके बाद मैं आप लोगों को बता दूं कि धैर्य होना चाहिए। एक अच्छे टीचर में धैर्य होना चाहिए। क्या होना चाहिए? धैर्य होना चाहिए। उसके बाद मैं बता दूं कि एक अच्छे टीचर में तत्परता होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? तत्परता होनी चाहिए। अब हम लोग बात करेंगे, इतने पॉइंट हो गए। एक अच्छे टीचर में क्या क्या होना चाहिए? विषय की विशेषज्ञता होनी चाहिए, अनुशासन होना चाहिए, संप्रेषण कला होनी चाहिए, एक सक्रिय श्रवणता होना चाहिए, अनुकूलन क्षमता होना चाहिए, कक्षा प्रबंध, सहयोग, रचनात्मकता, समानुभूति, संलग्नता, विकास पर ध्यान, आजीवन सिखाना, धैर्य और तत्परता। यह सारे एक अच्छे टीचर के गुण होते हैं। इसके बाद मैं आप लोगों को बात करता हूं कि मॉडल्स ऑफ टीचिंग के बारे में हम लोग थोड़ा बात करेंगे। मॉडल्स ऑफ टीचिंग। देखिए मेरे सामने मोबाइल है, मुझे दिख नहीं रहा है कि मैं कहाँ पर लिख रहा हूँ। मैं अपने मोबाइल में ही देख करके लिख रहा हूँ। मेरे सामने जस्ट मोबाइल है और मैं मोबाइल में देख करके लिख रहा हूँ। तो मैं कहाँ क्या लिख रहा हूँ, किधर लिखा रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है। शायद मैं आशा करता हूँ कि मैं मोबाइल में देख रहा हूँ तो अच्छा ही लिखा रहा है। तो मॉडल्स ऑफ टीचिंग के बारे में मैं बात करूँ तो मॉडल्स ऑफ टीचिंग दो प्रकार का होता है। एक शिक्षक केंद्रित होता है अर्थात टीचर। इसके बारे में बात करें तो दो प्रकार का होता है। एक होता है टीचर सेंटर्ड
टीचर सेंटर्ड, और दूसरा होता है लर्नर सेंटर, लर्नर सेंटर्ड अर्थात शिक्षक केंद्रित विधि, शिक्षक केंद्रित विधि, और दूसरा है, दिख नहीं रहा है मैं कहाँ लिख रहा हूँ, विद्यार्थी केंद्रित, मैं कल इसका व्यवस्था कर दूंगा अच्छी तरह से, विद्यार्थी केंद्रित विधि, विद्यार्थी केंद्रित विधि, दोनों यहाँ पर हो गया। अब हम लोग बात करेंगे कि शिक्षक केंद्रित विधि जो होता है, ये शिक्षक सक्रिय छात्र निष्क्रिय होता है। इसमें क्या होता है, देखिए आप लोग लिख लीजिए, मैं इसको बाद में भी समझा सकता हूँ। शिक्षक सक्रिय होता है, क्या होता है, सक्रिय, विद्यार्थी निष्क्रिय, और इसमें क्या होता है, इसमें दोनों सक्रिय होते हैं। इसमें क्या होता है, दोनों सक्रिय होते हैं। मैं सीधा करके लिखने का प्रयास करता हूँ, दोनों सक्रिय होते हैं, दोनों सक्रिय। इसमें क्या होता है, दोनों सक्रिय होते हैं, क्या होते हैं, दोनों सक्रिय होते हैं। अगर मैं बात करूं, इसमें सामग्री उन्मुख होता है। इसमें क्या होता है, सामग्री उन्मुख। सामग्री उन्मुख का मतलब होता है कि सब कुछ लेकर के आएगा, और इसमें क्या होगा, प्रतिक्रिया उन्मुख होता है, प्रतिक्रिया उन्मुख होता है, प्रतिक्रिया उन्मुख होता है। इसमें वाद प्रतिवाद से पता चलता है, इसमें वाद प्रतिवाद से पता चलता है कि बच्चा कितना सीखा है और कितना नहीं सीखा। इसमें जो ये शिक्षा होती है, शिक्षक केंद्रित विधि में मैं आप लोगों को बता दूं कि जैसे कि आप यूनिवर्सिटी में पढ़े होंगे, तो यूनिवर्सिटी में क्या होता है कि प्रोफेसर आते हैं और लेक्चर दे करके चले जाते हैं। बच्चे को कितना समझ में आया और कितना नहीं समझ में आया, क्या समझ में आया क्या नहीं समझ में आया, न बच्चे ने क्वेश्चन किया न अध्यापक ने जवाब दिया, मतलब प्रोफेसर ने जवाब दिया। इसमें कुछ पता नहीं चलता है, ना ही बच्चे वार्तालाप कर पाते हैं। लेकिन कुछ प्रोफेसर ऐसे होते हैं जो वार्तालाप करते हैं, लेकिन मैं इतने सालों तक पढ़ा लेकिन वाद प्रतिवाद तो नहीं हुआ। लेकिन इसमें क्या होता है, विद्यार्थी केंद्रित विधि वाले में क्या होता है, इसमें वाद प्रतिवाद सब होता है और इसमें प्रतिक्रिया उन्मुख होता है। मतलब यहाँ पर रिजल्ट के अकॉर्डिंग ही देखा जाता है कि बच्चे को कितना समझ में आया है और कितना नहीं समझ में आया। और उसके बाद यह व्याख्यान होता है, क्या होता है, व्याख्यान होता है। ये व्याख्यान होता है, यह क्या होता है, व्याख्यान। जैसा कि मैंने आपको बताया, प्रोफेसर आए और लेक्चर दे करके चले गए, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, चर्चाएं होती हैं। क्या होती हैं, चर्चाएं, प्रस्तुतियाँ होती हैं, प्रस्तुतियाँ, चिंतन आदि होता है। क्या होता है, चिंतन आदि होता है। एक बात आप लोग जान लीजिएगा। एक बात बता दूं, ये होता है जो शिक्षक केंद्रित विधि जो होता है, एक दिशात्मक होता है। क्या होता है, एक दिशात्मक। एक दिशात्मक मतलब एक ही दिशा होती है, इसमें केवल एक ही चीज़। इसमें द्विदिशात्मक होता है, टीचर और द्विदिशात्मक होता है। इसमें टीचर और बच्चे दोनों सम्मिलित होते हैं, द्विदिशात्मक होता है। और मैं बता दूं कि यह परंपरागत शिक्षा है। कौन से, परंपरागत शिक्षण है, जो परंपरा से चली आ रही है। जैसे पहले गुरुकुल में होता था,
पहले की राजा महाराजाओं से जो प्रक्रिया होती थी, क्या होता था कि जैसे क्या होता था कि जो शिष्य होते थे आकर के बैठ जाते थे और गुरु जो होता था अपना उपदेश दे करके चले जाते थे, वही होता था। और इसमें नौचार शिक्षण होता है। क्या होता है? नौचार शिक्षण। नौचार शिक्षण का मतलब होता है कि इसमें वाद प्रतिवाद दोनों होता है। और नौचार शिक्षण इसमें नए तकनीक का भी ध्यान दिया जाता है। इसमें छात्र को प्रश्न पूछने, सलाह देने और बोलने, चर्चा करने का आदि का क्या होता है? योगदान होता है। और इसमें सब होता है। इसमें क्या होता है? इसमें बोलने वोलने का देखिए, छात्र को प्रश्न पूछने, सलाह देने और बोलने चर्चा करने का आदि पर मतलब इसमें नहीं होता है। ये सारी प्रक्रियाएं नहीं होता है। और इसमें क्या होता है? छात्र का यहाँ पर लिख देते हैं सलाह आप लोग अच्छे से लिखेंगे, सलाह, चर्चा और क्या बोलते हैं, प्रश्न पूछना। और उसके बाद इसमें अगर हम लोग कहें तो इसमें सब होता है। क्या होता है? सब होता है। अगर इसमें बात करें तो कक्षा निरंकुश होता है। क्या होता है? कक्षा निरंकुश होता है। कक्षा क्या होता है? निरंकुश होता है। इसमें निरंकुश का मतलब यह होता है कि कक्षा जो होगी केवल एक आदमी से चलेगा। जैसे कि हम देखिए, हम नेट जेआरएफ की जो तैयारी करवाते हैं वो मैं हिस्ट्री मेरा मतलब इतिहास सब्जेक्ट है, तो इसके लिए मैं इतिहास भी पढ़ाऊँगा, बहुत जल्द ही स्टार्ट होगा। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि इसमें क्या होता है, शिक्षक का जो भी होता है, छात्र प्रश्न नहीं पूछ सकते हैं, निरंकुश होता है। लेकिन इसमें जो होता है विद्यार्थी केंद्रित विधि में, इसमें क्या होता है, ये प्रजातांत्रिक शिक्षा इसको बोलते हैं, प्रजातांत्रिक शिक्षण कहते हैं। और मैं बात करूं इसके बारे में, इसमें रेखीय संप्रेषण होता है। क्या होता है? रेखीय संप्रेषण। इसमें रेखीय संप्रेषण होता है। रेखीय संप्रेषण का मतलब समझ रहे हैं आप लोग, एक ही दिशा में जाता है। और इसमें अरेखीय संप्रेषण होता है। रेखीय मतलब इसमें देखिए, इसमें इसमें क्या होता है, अंतः क्रियात्मक प्रेषण होता है, अंतः क्रियात्मक। और इसमें बाह्य क्रियात्मक होता है। इसमें कहीं भी हो सकता है और इसमें अंतः क्रियात्मक होता है। यह प्रक्रिया कक्षा में होती है। और रेखीय संप्रेषण, और उसके बाद इसको कह सकते हैं अंतः क्रियात्मक संप्रेषण। उसके बाद एक होता है पेडागॉजिकल का मतलब होता है शैक्षणिक। क्या होता है? शैक्षणिक। लेकिन एक बात मैं बता दूं, यह प्रश्न कई बार एग्जाम में आया है, तो पेडागॉजिकल ही लिखा रहेगा। पेडागॉजिकल मतलब अंग्रेजी शब्द ही लिखा रहेगा। और इसमें होता है एंड्रेगॉजिकल होता है। इसमें सीखने का मूल्यांकन शिक्षक द्वारा होता है। इसमें सीखने का जो मूल्यांकन होता है शिक्षक के द्वारा है। सीखने का मूल्यांकन शिक्षक के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? शिक्षक के द्वारा। और इसमें स्वमूल्यांकन होता है। इसमें क्या होता है? स्वमूल्यांकन होता है। स्वमूल्यांकन होता है। यह स्मृति स्तर का शिक्षण होता है। क्या होता है? स्मृति
स्मृति स्तर का शिक्षण, और यह जो होता है आपका बौद्ध एवं चिंतन स्तर का शिक्षण, चिंतन स्तर का शिक्षण। इससे क्या होता है कि आपका एक चैप्टर पूरा समाप्त हो गया। मतलब एक चैप्टर का मतलब समझ रहे हैं, हम आपको बताने वाले थे शिक्षण का अर्थ एवं विशेषताएं। तो उस चैप्टर का जो देखिए वह एक चैप्टर था, उसमें से हम लोग एक टॉपिक समाप्त होता है, हम लोग यहाँ पर एक टॉपिक पूरा पढ़ लिए।